गुड मॉर्निंग गाइज। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि आखिर ये सूचियाँ कब हमारे संविधान में शामिल हुई। तो भारतीय संविधान के अंदर 1935 में, भारत अधिनियम 1935 में सबसे पहले भारतीय संविधान में 10 अनुसूचियों का जिक्र है। सबसे पहले 10 अनुसूचियों का जिक्र है, लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान के अंदर शासन को चलाने के लिए क्या हुआ कि भाई किसी प्रकार का राज्यों में, केंद्र में, इनमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, इसलिए प्रत्येक विषय को अलग अलग सूचियों में रखा गया। तो उस समय मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। वर्तमान में इनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। वर्तमान में 448 आपके अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 संविधान के भाग हैं। तो आओ आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं। मैं एक पार्ट में इसको पूरा नहीं कर सकता क्योंकि फिर आपके समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। 6 अनुसूचियों को मैंने इसमें शामिल किया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं है। और आप किसी भी बुक में पढ़ें, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे कोई भी, ये स्थायी चीज़ें होती है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो आपको याद करने की ट्रिक भी साथ साथ में बताता जाऊँगा। बहुत ही ईजी है, आप आराम से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आइए आप देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची। सबसे पहले मैं 6 अनुसूचियों की बात करूंगा, 5 और 6। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले चाहे कोई बुक ले लीजिए, कोई भी चीज हो तो सबसे पहले हम उसका इंडेक्स लिखते हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जो ये अनुसूचियां हैं, इनका पहला जो चैप्टर है उसमें केवल और केवल लिखा हुआ है भारत के बारे में, यानी हमारे देश की जानकारी है कि भारत में 28 राज्य हैं और जैसे मान लीजिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली सूची में केवल केंद्र और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनकी चर्चा की गई है। तो पहली अनुसूची में है केंद्र एवं केंद्र शासित राज्य, जिनको हम यूटी के नाम से जानते हैं। तो पहला जो हमारी पहली सूची है उसमें यह बताया गया है कि भाई भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे और इनका क्षेत्र कैसे होगा। नंबर 2 में आता है वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता, इसमें आप जानते हैं भाई जितने भी हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल है, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में लिखा गया है। वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है, जबकि राज्यपाल का 3.5 लाख है, उनसे ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अनुसूची 2 में सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे जो कार्यपालिका हेड हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, उन सब के वेतन और उनकी सुख सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, महान्यायवादी को कितना वेतन मिलेगा। ये सारी की सारी बातें किसमें की गई है?
अनुसूची 2। अब नंबर आता है 3। नंबर 3 में है शपथ। ये 3 अक्षरों का, इसको 3 अक्षरों से आप याद रख सकते हैं, शपथ। तो अनुसूची 3 में लिखा हुआ है कि जितने भी एमएलए, एमपी और विधायिका के, विधान परिषद के जो भी सदस्य जीत करके आते हैं उनको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, उसको शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपालों को शपथ कौन दिलवाएगा, ये राज्यपाल किन किन को शपथ दिलवाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। तो कौन किसको शपथ दिलवाएगा, ये इसी अनुसूची में लिखा गया है। अर्थात अनुसूची 3 के अंदर हमारे जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो निर्वाचित होकर के आते हैं, उन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा इसके बारे में बताया गया है। एमएलए, एमपी सब इसमें शामिल है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र मंत्री हो, सबको शपथ दिलवाने के बारे में जो चर्चा की गई है, जो लिखा गया है, जो व्यवस्था की गई है, वो है अनुसूची 3 के अंदर। नंबर 4 में आता है राज्यसभा की सीटें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इसमें लोकसभा की चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा है? केवल और केवल लोकसभा की, नहीं सॉरी, राज्यसभा की। लोकसभा का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। जितने भी भारत के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, वो अपनी इच्छा से अपनी सीटें नहीं रख सकते। सब राज्यों की अलग अलग सीटें पहले से निश्चित की गई है। तो हमारे संविधान में यह निश्चित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में, कि किस राज्य में कितनी सीटें होगी। जैसे यहाँ राजस्थान से 10 सीटें राज्यसभा के लिए रखी गई है। तो ये कौन से राज्य में कितनी सीट होगी, ये व्यवस्था इसमें की गई है। राज्य की कहाँ तक सीमा होगी, एक राज्य के पास कितने जो है सदस्य होंगे जो राज्यसभा में आएंगे। तो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर है 250, कुल 250 मेंबर है। वर्तमान में 245 पर चुनाव होता है, क्योंकि 5 सीटें हमने जो पाक के अधिकृत कश्मीर है उसके लिए हमने विरोध जताया है और उसको हमने रिजर्व रखा है। तो 245 सीटों के ऊपर क्या होता है, हमारे सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष जो सदस्य हैं उनके ऊपर ही चुनाव होता है। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होगी, इसकी व्यवस्था अनुसूची 4 में की गई है। अब आती है अनुसूची नंबर 5, एससी और एसटी। एससी अनुसूचित जनजाति, एससी को कहते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और इसका मतलब है अनुसूचित जनजाति। ये जो एससी है, कुछ बच्चों को अभी तक ये भी पता नहीं है, ये मैं बता देता हूं। अनुसूचित जाति जो होती है ये कोई अलग नहीं है, ये सामान्य नागरिकों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये गांव में रहते थे। शुरू में कहाँ रहते थे, ज़्यादा करके ये गांव में रहते थे और गांव में इन्हें दलित वर्ग में शामिल किया गया है, क्योंकि गांव में इनका कुछ इनके पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कुछ लोग इनका शोषण किया करते थे, या मान लीजिए ये बहुत ही कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर जाती थी। इसलिए हमारे संविधान में ये रखा गया कि भाई इनको मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इनको आरक्षण दिया जाए और इनको सरकार की ओर से विशेष दर्जा मिले, ताकि ये भी अन्य लोगों के बराबर आए। तो ये ऐसे जो है इनका पहनावा, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति, ये वही है जो आम भारतीय नागरिक की है। तो इसलिए ये हमारे सभ्यता संस्कृति से या हमसे अलग नहीं, ये केवल और केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुआ वर्ग था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद
इनको एक अलग दर्जा दिलवाया एससी का और इनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन एसटी जो है ये थोड़ी अलग है। यह उस समय जंगलों में रहा करती थी, इसलिए न तो इनका पहनावा हम जैसा था, न इनकी भाषा हम जैसी थी, न इनका रहन सहन हमारे से मिलता था। यानी ये हर क्षेत्र में अलग थे, पहनावे में, बोलने में, पढ़ना तो इनका काम ही नहीं था, पढ़ाई से तो ये बिल्कुल ही टूटे हुए अलग थे। तो इस प्रकार से ये अनुसूचित जनजाति थी। तो भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने ये सोचा कि हमें इस अनुसूचित जनजाति जो पहाड़ों में, जंगलों में यानी मुख्य धारा से अलग रहती है, इनको शामिल करें ताकि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे और इनका भी विकास हो सके। इसीलिए अनुसूची 5 में एससी और एसटी को अलग से छूट देने का प्रावधान है और इसके अंदर इनके बारे में इनका प्रशासनिक क्षेत्र किस प्रकार से इनके सहयोग करेगा, सरकार कैसे सहयोग करेगी, कैसे इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, ये सारी बातें डिटेल से लिखी गई है। और नंबर 6 जो है वो इसी से मिलती जुलती है। नंबर 6 में एससी की कोई चर्चा नहीं है, केवल एसटी की चर्चा है। यानी राजस्थान के 4 ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, 4 ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर एसटी के लोग पाए जाते हैं और उन राज्यों की ही चर्चा की गई है अनुसूची 6 में। आप इस राज्यों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एटीएम, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम और मेघालय। ये 4 ऐसे राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, जिनको सूची 6 में शामिल किया गया है। और अनुसूची 6 के अंदर इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसटी की जाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पिछड़े हुए राज्य थे, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, इसीलिए इन राज्यों को शामिल किया गया है। तो यह राज्य है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो साथियों, आज हमने देखा कि भारत की जो अनुसूचियां हैं, तो भारत की टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और हमने सन 1951 में पहला संशोधन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर, और उसके बाद इनमें और सूचियां जोड़ते चले गए। तो इस प्रकार से हमारी अनुसूचियों की संख्या बढ़ती चली गई। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भाई एक हमने जो घर बनाते हैं ना, उसमें भी क्या है कि हम धीरे धीरे सुधार करते हैं। इसी प्रकार संविधान के अंदर भी जो हमें कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसमें सुधार किया जाए, और अच्छा करने के लिए जो हम इसमें सुधार करते हैं उसी सुधार को हम संशोधन कहते हैं। और आज हमारे पास संशोधन होने के बाद भारतीय संविधान में 8 नहीं पूरी 12 अनुसूचियां हैं। जो इन सूचियों को हमने पढ़ा है, सारी की सारी अनुसूचियां जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 1 से 8 तक अनुसूचियां हैं उनमें तो कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो 4 अनुसूचियां जो नई जोड़ी गई है साथियों, प्रत्येक वर्ष 4 से 5 नंबर के प्रश्न 19 से आते हैं। तो अगले पार्ट में मैं आपको आगे की जो 6 अनुसूचियां उनके बारे में बताऊंगा और बिल्कुल खुल करके ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपना मन लगा करके अध्ययन करें जिससे कि इनके बारे में जानकारी हो। थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ भाई। पहला 1 नंबर की अनुसूची आपको पता होता है कि इंडेक्स होता है, तो देश के बारे में इसमें जानकारी। नंबर 2, दोस्तों आप ये समझ लो कि 2 का मतलब होता है 2 नंबर यानी पैसे। 2 नंबर से क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, और पैसे का मतलब है वेतन और भत्ते। 3 में 3 अक्षर है शपथ, हालांकि 3 अक्षर वेतन में भी है, ध्यान रखना। 3 का मतलब शपथ। नंबर 4 नंबर का मतलब होता है 4 लोग जब बैठते हैं तो क्या बनता है? सभा। तो क्या बन गई? राज्यसभा। तो राज्यसभा को याद रख सकते हैं। नंबर 4 अनुसूची 4 में क्या है हमारी? राज्यसभा। इसी प्रकार से नंबर 5 में एससी और एसटी की चर्चा दी गई है, और नंबर 6 में एससी में छोड़ करके और एसटी के 4 राज्यों की चर्चा है। और राज्यों के नाम आप एटीएम से भी याद कर सकते हैं।
यानी एटीएम का मतलब हो गया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये थी आज की अनुसूचियां। आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को बार बार 2 से 4 बार देखोगे तो मेरा दावा है आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। आपको कहीं जाकर बुक पढ़ने की या कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।